हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग फॉर जैब कैब एग्जाम्स और आरबीडब्ल्यूएम के इस स्पेशल सेशन में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, हमारी एक सीरीज चल रही जहां पे सारी फैकल्टीज अपने सब्जेक्ट्स के 100 एमसीक्यूज वीकली मैनर में आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। सो आरबीडब्ल्यूएम का भी मॉड्यूल 1 मैंने आपके लिए ऑलरेडी कवर कर लिया, जिसके अंदर 100 एमसीक्यूज आपको दिख जाएंगे। अब उसी के लेवल पे हम मॉड्यूल बी को भी लेके आए। मॉड्यूल बी के भी 100 एमसीक्यूज हम डिस्कस करेंगे। तो हर सेशन में आपके साथ 20 टू 25 एमसीक्यूज हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसके थ्रू हम ये सारे एमसीक्यूज आपके लिए कवर करेंगे। जब हम मॉड्यूल बी की बात करते हैं तो मॉड्यूल बी जो रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट का, यहाँ पे रिटेल प्रोडक्ट्स, उसकी रिकवरी, इसके बारे में यूजुअली बात की जाती है। तो इसके यूनिट्स अगर हम देखें, जो मैं ये पूरे एमसीक्यू सीरीज में आपके साथ कवर करने वाला, तो टोटल 12 यहाँ पे यूनिट्स है, जिसके अराउंड में एमसीक्यूज आपके साथ कवर करूंगा। उसमें कस्टमर रिक्वायरमेंट वाली बात रहेगी, जिसमें केवाईसी, वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंटेशन, मैस्लॉज नीड ऑफ हायरार्की, जिसके एमसीक्यूज हम आज ही डिस्कस करने वाले हैं। डिकोडिंग लोन क्वांटम, रीपेमेंट्स, ड्यू डिलिजेंस, कस्टमर एक्सपेक्टेशंस, ये सारे फैक्टर्स रहेंगे। यूनिट 2 जो है वो प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस को लेके है। तो प्रोडक्ट किस तरीके से डेवलप किया जाए, इसके अराउंड यहाँ पे बात होती है। फिर यूनिट 3 क्रेडिट स्कोरिंग को लेके है, जहां पे यूजुअली हम लोग बात करते हैं कि क्रेडिट स्कोरिंग मॉडल्स कैसे होंगे, सिबिल स्कोर्स या बाकी जो की फैक्टर्स अफेक्टिंग क्रेडिट स्कोर, ये सारे यहाँ पे उसके अराउंड एमसीक्यूज रहेंगे। फिर यूनिट 4 इंपॉर्टेंट रिटेल लायबिलिटी प्रोडक्ट्स के अराउंड है कि जो प्रोडक्ट्स लायबिलिटी वाले हैं, वैसे ही एसेट के प्रोडक्ट्स के ऊपर भी बात होगी। देन क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड्स, ये यूनिट 6 के अंदर आता है। सिंपल है, ये तीनों के तीनों यूनिट्स बड़े सिंपल से यूनिट्स है, और इसके अराउंड एमसीक्यूज हमें कवर करने पड़ेंगे, बिकॉज मिनिमम 1-2 एमसीक्यूज तो एग्जाम में देखने को मिलते हैं। फिर रेमिटेंस प्रोडक्ट्स की बात होगी, डिजिटाइजेशन ऑफ रिटेल बैंकिंग प्रोडक्ट्स के ऊपर भी हम लोग डिस्कशन करेंगे, ये भी एक मेजर फैक्टर होगा। देन रोल ऑफ एआई एंड टेक्नोलॉजी इन रिटेल बैंकिंग, then recovery of retail loans. Recovery of retail loans nowadays becoming a very famous, as well as the role of new technology in the retail banking, ये भी काफी फेमस पार्ट बन रहा है, जिसके अराउंड भी हम डिस्कशन करेंगे। फिर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम तो है ही, वो भी एक हमारा यूनिट रहेगा। और फिर सिक्योरिटाइजेशन के अराउंड हम लोग बात करेंगे कि सिक्योरिटाइजेशन कैसे किया जाता है, किस तरीके से बात होती है। तो इस तरीके से 12 यूनिट्स कवर करते हुए मैं ये सारे एमसीक्यूज आपके लिए लेके आऊंगा। आज के सेशन में 20 एमसीक्यूज के ऊपर हमारी बात होगी, उसके एक्सप्लेनेशंस भी मैंने यहाँ पे प्रेजेंट किए हुए हैं। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, which of the following factors is generally not considered by lenders when the evaluating the credit worthiness of a housing loan applicant? हाउसिंग लोन अप्लीकेंट की अगर बात की जाए तो कौन सा फैक्टर है इज नॉट कंसिडर्ड बाय लेंडर्स फॉर इवेल्युएटिंग द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द हाउसिंग लोन? अब जब हम हाउसिंग लोन की बात करेंगे तो रिसेंट चेंजेस इन द लोकल रियल एस्टेट मार्केट, ये नहीं होगा डिस्कस के अगर वर्दीनेस चेक करनी है। देखो, प्राइसिंग चेक करनी है, डिफरेंट सिनारियो। जिसने लोन लिया उसका क्रेडिट वर्दीनेस अगर मुझे चेक करना है, तो मैं प्रेजेंट क्या चेंजेस हो रहे हैं इसके ऊपर बात नहीं करेंगे। डेट टू इनकम रेशियो का बात होगा, लोन टू वैल्यू रेशियो हम डिस्कस करेंगे, क्रेडिट स्कोर भी डिस्कस किया जाएगा जो अलग अलग इंस्टीट्यूशन से हमें मिलेगा। बट व्हाट इज द रिसेंट चेंज इन द लोकल रियल एस्टेट मार्केट, ये यहां पे कंसेप्ट नहीं होगा, बिकॉज वो चेंजेस बहुत बार अलग अलग फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, what is the main purpose of calculating fixed obligation to income ratio? फिक्स ऑब्लिगेशन टू इनकम रेशियो नाम का जो कंसेप्ट है, उसको कैलकुलेट करने का पर्पस क्या है, उसके पीछे क्या रीजन होता है? FOIR, कभी कभी शॉर्ट फॉर्म फुल फॉर्म वाला एंगल भी हमारे एग्जाम के लिए बन जाता है। इट्स अ रियली क्रूशियल फैक्टर। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए। यहां पे आपका आंसर बनेगा टू डिटरमाइन मैक्सिमम लोन एलिजिबिलिटी बेस्ड ऑन द इनकम। मैक्सिमम लोन एलिजिबिलिटी कितनी होगी आपके इनकम के हिसाब से, मींस कितने तक का लोन हम इनको दे सकते हैं। तो फिक्स ऑब्लिगेशन टू इनकम रेशियो, ये यहां पे हम कैलकुलेट करेंगे। सो ए इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। If a customer's actual service experience exceed expectation, it results in, अगर कस्टमर का एक्चुअल सर्विस एक्सपीरियंस ये अगर एक्सपेक्टेशन एक्सीड करता है तो इट रिजल्ट्स इन, इसमें क्या होगा? तो ऑफ कोर्स कस्टमर डिलाइट की बात होती है। कस्टमर सेटिस्फैक्शन, डिलाइट, डिससैटिस्फैक्शन, इंडिफरेंस। सेटिस्फैक्शन का मतलब जो आपने मेंशन किया था वो आपने प्रोवाइड कर लिया, तो कस्टमर विल बी सेटिस्फाइड। कस्टमर विल बी डिलाइट का मतलब है कि जो एक्सपेक्टेशंस थे उससे ज्यादा अगर आपने प्रोवाइड किया तो वो एक फैक्टर यहां पे आपके लिए बन जाएगा। और कस्टमर डिलाइट मैटर्स अ लॉट। अब कई सारी बैंक है जो अपने प्रोडक्ट्स के नाम ही डिलाइट के नाम पे रखती है, इस फैक्टर के नाम पे रखती है, दैट हम जितना प्रॉमिस कर रहे हैं उससे ज्यादा हम आपको डिलीवर करेंगे, तो ये फैक्टर यहां पे हमारे लिए बन जाता है। हाउ कैन बैंक्स अप्लाई मैस्लॉज हायरार्की ऑफ नीड्स टू देयर प्रोडक्ट स्ट्रेटेजी?
मैस्लॉज हायरार्की ऑफ नीड्स, मैंने इसके ऊपर अलग से सेशन यूट्यूब पे लिया हुआ है, पेड बैच में भी काफी डिटेल में हमने डिस्कस किया था। मैनेजमेंट का पार्ट है वैसे ये, मैनेजमेंट के अंदर मैस्लॉज हायरार्की ऑफ नीड्स सोशियोलॉजी के अंदर भी है, साइकोलॉजी के अंदर भी ये फैक्टर्स डिस्कस किए जाते हैं। जब बैंकिंग की बात करते हैं तो बैंकिंग में प्रोडक्ट्स मैचिंग कस्टमर्स नीड्स एट अ डिफरेंट लाइफ स्टेज, जैसे बात करते हैं कि बेसिक लेवल पे कस्टमर को क्या चाहिए, जब वो उसकी लाइफ स्टेज या कंप्लीट हो जाएगी तो नेक्स्ट स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज, सो जो जो उसकी रिक्वायरमेंट स्टेजेस वाइज चेंज होगी वो प्रोडक्ट आप उसको ऑफर करोगे। बेसिक होता है बीएसबीडी अकाउंट, बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट की बात होगी। फिर अगर वो फुलफिल हो रहा है तो फिर उसके साथ हम लोग इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स जोड़ देंगे, उसके बाद हम उसके साथ शायद म्यूचुअल फंड्स को जोड़ देंगे, उसके बाद शायद रिटायरमेंट प्लानिंग को हम जोड़ देंगे। तो वो सर्टन स्टेजेस के हिसाब से ये चीजें प्रोवाइड की जाएगी। तो बेसिक सेविंग्स हम शुरू करते हैं, वेल्थ क्रिएशन, रिटायरमेंट सॉल्यूशंस तक हम लोग जाते हैं, जो मैस्लो के हायरार्की को जस्टिफाई करता है। सपोज एबीसी नाम की बैंक है, उसका एक लॉयल्टी प्रोग्राम है ऑफरिंग द ट्रैवल डिस्काउंट एंड वाउचर्स प्राइमरीली फुलफिल द मैस्लॉज लेवल। ये मैस्लो का कौन सा लेवल फुलफिल करेगा, ये एक हम बात करते हैं कि इस बेसिस पे सवाल आते हैं जो एक रियलिटी बेस या फिर हम कहेंगे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस की बात होगी। तो यहां पे बात आती है एस्टीम की। देखो आपका सेफ्टी नीड्स, बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट, साइकोलॉजिकल नीड्स की, फिजियोलॉजिकल नीड्स की बात होगी कि फिजियोलॉजिकल नीड्स है, आपकी सेफ्टी नीड्स है कि जब आप एस्टीम के सेल्फ एस्टीम की तरफ आते हैं तब आप ट्रैवलिंग, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ये आपका रिटायरमेंट प्लान के अंदर जाएगा। तो सेफ्टी, फिजियोलॉजिकल नीड्स की बात होती है तो ए, बी, सी और डी, इस तरीके से बेसिकली आपकी नीड्स पूरी होती है। कंज्यूमर लोन्स एंड कार लोन्स करस्पॉन्ड टू विच लेवल ऑफ मैस्लॉज हायरार्की। तो मैस्लो के हायरार्की की अगर बात की जाए तो ये सोशल के अंदर आपका आ जाएगा, जो सोशल बिलोंगिंगनेस होती है उस एंगल में हम इस चीज को यहां पे इंक्लूड करते हैं। ड्यूरिंग द विच फेज ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल डू बैंक्स टिपिकली एक्सपीरियंस द हाईएस्ट मार्केट एक्सेप्टेंस। एक प्रोडक्ट आपने बनाया, उस प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल में सबसे द हाईएस्ट मार्केट एक्सेप्टेंस की अगर हम बात करें तो वो किस फेज में हमें देखने को मिलता है, किस फेज में वो ऑब्जर्व करने को मिलता है। ये सवाल आपके सामने है जी, इसका आंसर कर दीजिएगा। सो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट कैन बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? यस, आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी, ग्रोथ की बात होगी, ग्रोथ इज द आंसर ऑफ, सो बी यहां पे आपका आंसर बन जाएगा। ये फैक्टर यहां पे ध्यान रखेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इन which PLC stage does a retail bank aim to maximize profit amidst competition? के in which PLC stage, कौन सी PLC stage में retail banks aims to maximize the profit amidst competition? So answer of this question is C, maturity की बात करेंगे। C is the answer of this question, C यहाँ पे आपका आंसर बनेगा, maturity stage की बात होती है। Okay, so यहां पे बेसिकली मार्केट शेयर स्टेबलाइजेशन, फोकस शिफ्ट्स टू द रिटेंशन, डिफरेंशिएशन, प्रोडक्ट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ये चीजें आपको देखने को मिलेगी। व्हाट हैपेंस टू प्राइसिंग स्ट्रैटेजी इन द डिक्लाइन स्टेज? डिक्लाइन स्टेज में प्राइसिंग स्ट्रैटेजी क्या होगी? जब प्रोडक्ट का डिक्लाइनिंग स्टेज स्टार्ट होगा तो उस टाइम पे प्राइस में भी प्राइस रेड्यूस कर सकते हैं ताकि बचे हुए कस्टमर्स भी आपकी तरफ अट्रैक्ट हो सके, बिकॉज ऑलरेडी प्रोडक्ट ने आपका पिक अचीव कर लिया था। अब वो डिक्लाइनिंग स्टेज में आप अगर वैल्यू डाउन कर दोगे तो और भी कस्टमर्स आपके साथ जुड़ सकते हैं, ये फैक्टर होता है। विच फीचर बेस्ट कैरेक्टराइज अ प्रोडक्ट इन द डिक्लाइन फेज? डिक्लाइन फेज में बेस्ट फीचर कौन सा है जो प्रोडक्ट डिफाइन कर सकता है? तो वहां पे डिक्रीजिंग सेल एंड कस्टमर इंटरेस्ट के, बट ऑब्वियसली डिक्लाइन इसीलिए कहते हैं बिकॉज सेल नहीं हो रहा है, कस्टमर का इंटरेस्ट कम हो गया, तो वही फैक्टर आएगा। What typically changes most in the growth phase of the banking product? आंसर यहां पे आपका बन जाता है सी, कस्टमर एक्विजिशन स्ट्रेटेजी। सी इज द आंसर, कस्टमर एक्विजिशन स्ट्रेटेजी की बात होगी। सो व्हाट टिपिकली चेंजेस द मोस्ट इन द ग्रोथ phase of the banking product? So C is the answer of this question. How can retail banks manage products effectively through their life cycle? How can retail banks manage products effectively through their life cycle? So answer of this question is B, regularly analyze products performance. So B is the answer of this question. तो हमेशा आपको प्रोडक्ट को एनालाइज करते रहना पड़ेगा, तो B यहाँ पे आपका आंसर बन जाएगा। The most common reason for product failure in the introduction stage is, most common reason for the product failure,
सबसे कॉमन रीजन क्या होगा प्रोडक्ट फेल्यूर का? अगर इंट्रोडक्शन स्टेज में अगर वो सही से वर्क नहीं किया तो वो है इनसफिशिएंट मार्केट रिसर्च। अगर मार्केट रिसर्च आपका अच्छा नहीं, आपने मार्केट को ऑब्जर्व नहीं किया कि किस तरीके से मार्केट की रिक्वायरमेंट है, तो ऑटोमेटिकली आपका प्रोडक्ट फेल होने के चांसेस थोड़े से ज्यादा बन जाते हैं। Which of the following is not a trait of maturity stage? कौन सा मैच्योरिटी स्टेज का ट्रेट नहीं है? के आंसर इज रैपिड इनोवेशन, डी। तो अगर मैच्योरिटी स्टेज में आपने इनोवेशंस, रैपिड इनोवेशंस इसमें नहीं आएगा क्योंकि मैच्योरिटी स्टेज पे आ गई है तो ऑप्टिमाइजेशन और रिटेंशन की यूजुअली बात की जाती है, वहां पे आप इनोवेशंस के ऊपर वर्क नहीं करोगे। What is the first stage in the new banking product development? न्यू बैंकिंग प्रोडक्ट डेवलपमेंट में what is the first stage? इसमें पहला स्टेज क्या रहेगा? तो आंसर ऑफ दिस इज आइडिया जनरेशन। ए इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आइडिया जनरेशन यहां पे आपका आंसर बनेगा। Which stage are customers needs and market ट्रेंड्स स्टडीड के? कौन से स्टेज पे हम इसको स्टडी करेंगे? तो आंसर ऑफ इट दिस इज सी। सी यहां पे आंसर बनेगा कि मार्केट रिसर्च, यहां पे कस्टमर की नीड्स, कस्टमर के ट्रेंड्स को हम स्टडी करने वाले, ये फैक्टर यहां पे है। द पर्पस ऑफ आइडिया स्क्रीनिंग स्टेज इन द प्रोडक्ट डेवलपमेंट, कि पर्पस ऑफ आइडिया स्क्रीनिंग स्टेज इन द प्रोडक्ट डेवलपमेंट, तो यहां पे यूजुअली बात होती है एलिमिनेट द इम्प्रैक्टिकल आइडियाज। जो भी इम्प्रैक्टिकल आइडियाज है उनको एलिमिनेट कर देना, ये एक मेजर फैक्टर बनेगा। सो बी इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। During which stage is the prototype built and tested? कौन से स्टेज में प्रोटोटाइप को बिल्ड करेंगे और उसको टेस्टिंग की जाएगी? सो यस, आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए। कंसेप्ट डेवलपमेंट स्टेज में प्रोटोटाइप को चेक करेंगे और आइडियाज को उसके हिसाब से बिल्ड करेंगे। व्हाट हैपेंस इन द मार्केट टेस्टिंग स्टेज? मार्केट टेस्टिंग स्टेज में क्या होता है? तो ऑब्वियसली ट्रायल विथ लिमिटेड कस्टमर्स, क्योंकि ट्रायल कर रहे हैं, पायलट बेसिस पे प्रोग्राम आपका चल रहा है, पायलट बेसिस पे आप चीजों को चेक कर रहे हो, तो उसी को ट्रायल स्टेज में हम डालेंगे। Which stage involves full scale production and distribution? Full stage production और distribution कौन से स्टेज में देखने को मिलेगा? तो आंसर इज कमर्शियलाइजेशन की बात करते हैं। बी इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, जहां पे फुल चीज इन्वॉल्व रहेगी। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। What is assessed during a post-launch evaluation? कि what is assessed during post-launch evaluation? जब हम लॉन्च कर देते हैं उसके बाद, हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी कि जब कोई प्रोडक्ट हमें लाना है, प्रोडक्ट की अपनी साइकिल होती है, तो उसी साइकिल के अराउंड हम लोग यहाँ पे एमसीक्यूज डिस्कस कर रहे हैं। सो assessed during the post-launch evaluation की अगर बात की जाए तो कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड परफॉर्मेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जिसको आप पोस्ट लॉन्च, जिसका आप फीडबैक लोगे, जिसका आप डेटा कलेक्ट करोगे, भाई कस्टमर सेटिस्फाइड है कि नहीं है, परफॉर्मेंस कैसे रहा आपके इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, ये फैक्टर्स यहां पे देखे जाएंगे। की फैक्टर्स फॉर सक्सेसफुल कमर्शियलाइजेशन, अगर किसी भी चीज को कमर्शियलाइज करना होगा तो व्हाट आर द की फैक्टर्स फॉर टू मेक इट सक्सेसफुल? तो यहाँ पे कॉस्ट कटिंग, स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग कम्युनिकेशन, मिनिमल एंगेजमेंट्स, रैंडम प्राइसिंग। सो क्या लगता है आपको? The answer of this question is strong marketing and communication. B is the answer of this question. आपकी मार्केटिंग कितनी स्ट्रांग है, आपके कम्युनिकेशंस कितने स्ट्रांग है, ये एक मेजर फैक्टर यहां पे बन जाता है। तो बी यहां पे आपका आंसर बनेगा, स्ट्रांग मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशन। सो बी इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। व्हाट रोल डज कस्टमर फीडबैक प्ले इन प्रोडक्ट डेवलपमेंट? प्रोडक्ट डेवलपमेंट में कस्टमर का फीडबैक जो है क्या रोल प्ले करता है? अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी कि यूजफुल थ्रू आउट फॉर इंप्रूवमेंट, क्योंकि कस्टमर के फीडबैक से हम आगे आने वाली चीजों में इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, हमारी प्रोसेस में इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, और नई प्रोडक्ट्स को लॉन्च करते वक्त भी ये फीडबैक आपको काफी हेल्पफुल बन जाता है। Which statement about term deposit and overdue deposits are true? Overdue deposits और term deposits के बारे में कौन से स्टेटमेंट्स यहां पे करेक्ट है, ये सवाल आपके सामने है। Term deposit is for the fixed duration. It includes deposits withdrawals on notice. Overdue deposits are those not withdrawn on maturity. So what do you think? What can be the answer of this question? Answer is all the statements are basically correct. Term deposits are of fixed duration. It includes deposits withdrawals on notice के मीन्स अगर सपोज 5 साल का आपने एफडी निकाला, 3 साल के बाद 2.5 साल के बाद आप विड्रॉ कर सकते हो, तो ऑन नोटिस यू कैन विड्रॉ। ओवरड्यू डिपॉजिट्स आर दोज नॉट विड्रॉन ऑन मैच्योरिटी। ओवर ड्यू डिपॉजिट्स का मतलब जैसे कई बार आता है कि आपका अनक्लेम डिपॉजिट से मीन्स मैच्योरिटी हो गई उसके बाद भी आपने विड्रॉ नहीं किया तो ओवरड्यू हो गया है। अब 10 साल तक विड्रॉ नहीं किया तो फिर उसे अनक्लेम्ड में हम लोग डाल देते हैं, जो आजकल आरबीआई के चर्चाओं में काफी चल रहा है। व्हाट डज क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशो मेजर्स? क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशो में
क्या चीजें मेजर होती है, ये क्वेश्चन यहां पे आपके सामने है। यस गाइस, आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज यूज क्रेडिट वर्सेस टोटल लिमिट, के टोटल लिमिट कितनी थी आपकी और आपने कितना कितना क्रेडिट यूज किया। तो क्रेडिट यूटिलाइजेशन के, क्रेडिट यूटिलाइजेशन आप जितना ज्यादा करोगे कि उतना आपका क्रेडिट स्कोर थोड़ा हैम्पर होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो यही फैक्टर यहां पे है। Why should borrower check the credit reports regularly? borrower को क्रेडिट रिपोर्ट्स रेगुलरली चेक करनी क्यों जरूरी होती है? क्योंकि कई बार ना फ्रॉड्स होते हैं, कई बार प्रॉब्लम्स होती है, कई बार रॉन्ग इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है। तो इसीलिए और इसी पर्पस के लिए इसे रेगुलरली चेक करना, रेगुलरली उसकी तरफ ध्यान देना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर बनता है। तो यस, बी इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। टिपिकल रेंज ऑफ क्रेडिट स्कोर इज, क्रेडिट स्कोर का टिपिकल रेंज क्या होता है? तो हम नॉर्मली देखते हैं कि 300 to 900, 300 to 850 इस रेंज में है। सो in some credit rating agencies gives 300 to 850 and maximum rating agencies they talked about 300 to 900। सो ये भी एक फैक्टर यहाँ पे हमारे लिए जरूरी है। तो याद रखिएगा, आंसर यहाँ पे आपका बी बनेगा। Which factor has the strongest effect on the credit score? क्रेडिट स्कोर पे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इफेक्ट किस फैक्टर का होता है और सबसे बेस्ट इंपैक्ट है पेमेंट हिस्ट्री। आप कितना रेगुलरली पेमेंट रीपेमेंट्स करते हो, आप कितना रेगुलरली पैसा रिटर्न करते हो, इसका सबसे बड़ा इंपैक्ट, सबसे ज्यादा इंपैक्ट यूजुअली देखने को मिलता है। तो यस, बी इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मेन पर्पस ऑफ क्रेडिट स्कोर, क्रेडिट स्कोर का मेन पर्पस क्या है? तो क्रेडिट स्कोर का मेन पर्पस बट ऑब्वियस है, एसेस द बोरोवर्स क्रेडिट वर्दीनेस, के क्रेडिट वर्दीनेस चेक करना, ये सबसे मेन फैक्टर, सबसे मेन फैक्टर यहां पे है। बी इज द आंसर। लेंथ ऑफ क्रेडिट हिस्ट्री रेफर्स टू, क्रेडिट हिस्ट्री की लेंथ का मतलब बेसिकली यहां पे क्या बनता है? तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज एवरेज एज ऑफ क्रेडिट अकाउंट। क्रेडिट अकाउंट का आपका एवरेज एज क्या है? सो बी इज द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आगे बताओ, इफेक्ट ऑफ क्लोजिंग अ क्रेडिट कार्ड ऑन स्कोर, अगर क्रेडिट कार्ड आप क्लोज कर देते हो तो उसका इंपैक्ट क्या होगा? इट कैन रिड्यूस द स्कोर बाय हायर यूटिलाइजेशन के, ये आपका बनेगा reduces the available credit, के available credit आपका reduce कर देगा, increasing utilization ratio, potentially lowering the score। सॉरी, यहाँ पे ना आपका यस, स्कोर रिड्यूस होने का मतलब है कि इट विल क्रिएट अ बेटर फॉर यू, आपके लिए बेटर होगी अगर आपका स्कोर जो है वो बेटर एंगल में यहाँ पे इंक्रीज होने की बात यूजुअली की जाती है। प्राइमरी रोल ऑफ क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी, सीआईसी का प्राइमरी रोल क्या होगा? सीआईसी का प्राइमरी रोल है कलेक्ट एंड मेंटेन द बोरोवर क्रेडिट डेटा। सीआईसी, आरबीआई इनके ऊपर वॉच रखती है, आरबीआई इनके ऊपर ध्यान रखती है। सो वॉट एवर द डेटा इज देयर, वो डेटा यहाँ पे यूजुअली मेंटेन होता है। हाउ कैन इंडिविजुअल्स ऑप्टेन देयर क्रेडिट रिपोर्ट इन इंडिया? इंडिया में क्रेडिट रिपोर्ट इंडिविजुअल कैसे ऑप्टेन कर सकते हैं? सो ऑनलाइन और बाय मेल, के सिबिल के थ्रू ये आपको मिल जाएगा, ऑनलाइन अवेलेबल होता है, या फिर आप मेल के थ्रू भी इसके मांग सकते हो। यूजुअली बहुत सारे इंस्टीट्यूशन मंथली बेसिस पे क्रेडिट स्कोर प्रोवाइड करती है अपने कस्टमर्स को। इफ अ बोरोवर डिफॉल्ट्स ऑन अ लोन, सीआईसी विल, अगर बोरोवर्स लोन के ऊपर डिफॉल्ट करता है तो रिकॉर्ड द डिफॉल्ट एंड लोअरिंग द स्कोर। डिफॉल्ट होगा तो ऑब्वियसली आपका स्कोर नीचे आ जाएगा, सिबिल यूजुअली इसके ऊपर काफी स्ट्रांगली काम करती है। हाउ ऑफन कैन वन ऑब्टेन अ फ्री क्रेडिट रिपोर्ट फ्रॉम सीआईसी इन इंडिया? फ्री की अगर बात की जाए, वंस ईयरली, के ईयरली वंस आपको फ्री रिपोर्ट तो मिल जाएगा। अभी आरबीआई कह रही कि वी नीड टू इंक्रीज द थोड़ा टाइमिंग और रिपोर्ट बहुत जल्दी अपडेट करने के लिए, रियल टाइम अपडेट करने की भी बात आरबीआई यहां पे कर रहा है, विच विल बी वेरी सून। Which of the following is not a registered CIC? कौन सी registered CIC नहीं है? So obviously RBI is not the CIC. RBI is the regulator of the CIC. के बाकी सारी CIC है हमारे पास, RBI regulator। तो बड़ा सिंपल सा सवाल था यहाँ पे, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था। How does a diverse mix of credit type affects the score? Diverse mix, डाइवर्स मिक्स होगा तो क्रेडिट टाइप स्कोर के ऊपर कैसे अफेक्ट करेगा? तो इंप्रूव स्कोर, स्कोर को काफी अच्छे से इंप्रूव करता है, बिकॉज सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड आपने मिक्स रखा हुआ है। जब आप मिक्स रखते हो, वर्सेटिलिटी रखते हो, तो ऑटोमेटिकली आपका स्कोर जो है वो इंक्रीज हो जाता है। विच बिहेवियर लीस्ट फेवर्स अ गुड क्रेडिट स्कोर? विच बिहेवियर लीस्ट फेवर्स अ गुड क्रेडिट स्कोर? तो वो है मल्टीपल रिसेंट क्रेडिट इंक्वायरीज। जितनी ज्यादा इंक्वायरीज आप करोगे तो इट लुक्स क्रेडिट हंग्री, और वो आपके क्रेडिट स्कोर को बहुत हैम्पर करेगा, वो बहुत इंपैक्ट करेगा। विच प्रैक्टिस हेल्प सस्टेन अ फेवरेबल क्रेडिट स्कोर? के कौन सी प्रैक्टिस है जो आपके फेवरेबल क्रेडिट स्कोर को सस्टेन या बेटर एंगल में ले जाएगी? तो यहां पे आपका आंसर बनेगा यूजिंग क्रेडिट स्पैरलिंग एंड रेस्पॉन्सिबल। सो बी इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ये भी ध्यान रखिएगा।
व्हाट डज द गुड क्रेडिट स्कोर इंडिकेट्स? अच्छा स्कोर क्या इंडिकेट करता है? तो रेस्पॉन्सिबल क्रेडिट मैनेजमेंट बेसिकली शो करता है। चलो सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। विच इज अ वार्निंग साइन इन क्रेडिट स्कोर एनालिसिस? क्रेडिट स्कोर एनालिसिस के अंदर वार्निंग साइन क्या रहेगी? के सो वी टॉक्ड अबाउट द क्रेडिट स्कोर एनालिसिस yesterday also. So yes, multiple new accounts और इंक्वायरी सजेस्टेड फाइनेंशियल स्ट्रेस और ओवर बोरोइंग अगर होती है तो फिर वो क्रेडिट स्कोर के लिए एक वार्निंग साइन बन जाती है। मैंने कहा था कि रेगुलरली क्रेडिट स्कोर चेक करना भी बहुत जरूरी होता है। कई बार फेक वार्निंग साइंस या रॉन्ग वार्निंग साइंस भी प्रोवाइड की जाती है। तो सी इज द आंसर। विच अमंग द फॉलोइंग इंप्रूव्स लेंडर कॉन्फिडेंस? लेंडर्स कॉन्फिडेंस कौन इंप्रूव करेगा? शॉर्ट रीपेमेंट रिकॉर्ड, एक्सटेंडेड क्रेडिट हिस्ट्री विद द टाइमली पेमेंट्स, फ्रीक्वेंट डिफॉल्ट्स और द हाई क्रेडिट यूटिलाइजेशन? तो ऑफकोर्स आंसर इज बी, एक्सटेंडेड क्रेडिट हिस्ट्री विद टाइमली पेमेंट्स। अगर आप टाइमली पेमेंट्स करते हो और क्रेडिट हिस्ट्री आपकी काफी स्ट्रांग है, लंबे समय के लिए काफी स्ट्रांग है, तो आप लेंडर्स कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली इंप्रूव होगा। विच फैक्टर कैन निगेटिवली अफेक्ट द क्रेडिट प्रोफाइल? Regular bill payments, check bounces, maintaining diversity of loans, limiting unsecured credits. Of course, check bounce. चेक बाउंस आपको पता ही होगा कि अगर चेक को डिसऑनर किया गया, चेक सही तरीके से पे नहीं हुआ या अकाउंट में अगर पैसे नहीं होंगे तो चेक बाउंस होगा और वो क्रेडिट प्रोफाइल के ऊपर ऑफ कोर्स इंपैक्ट क्रिएट करेगा। व्हाट एडवांटेज डू अप्लीकेंट्स विद द सिबिल स्कोर ऑफ 700 एंड मोर? अगर 700 से ऊपर आपका सिबिल स्कोर है तो बहुत ईजियर और फास्टर तरीके से लोन आपको मिल जाएगा, लोन आपके पास आ जाएगा। यही फैक्टर यहाँ पे मेंशन करेंगे। सो यस, बी इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। Why is risk assessment through credit scoring vital for banks? के risk assessments through credit scoring ये vital क्यों होगा बैंकों के लिए? ये क्वेश्चन आपके सामने है। Answer of this question is to price loans as per the borrower's risk. Okay, so credit scoring quantifies borrower risk and enabling risk-based pricing and portfolio quality. तो इसीलिए risk assessment through credit scoring vital बन जाएगा बैंकों के हिसाब से। विच इशू कॉमनली अकर्स इन क्रेडिट स्कोरिंग सिस्टम? क्रेडिट स्कोरिंग सिस्टम के अंदर कौन सा इशू है के विच कॉमनली अकर्स इन दिस सिस्टम? तो ये भी एक फैक्टर यहां पे रहेगा। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए, आइडेंटिफाई कंफ्यूजन एंड ह्यूमन एरर। के ह्यूमन एरर्स, कंफ्यूजन जो होंगे के उसको हैंडल करना ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर यहां पे बन जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, ए इज द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। विच इशू कॉमनली अकर्स इन क्रेडिट स्कोरिंग सिस्टम? क्रेडिट स्कोरिंग सिस्टम में कौन सा इशू कॉमनली अकर होता है या कॉमनली देखने को मिलता है? तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए, आइडेंटिफाई कंफ्यूजन एंड ह्यूमन एरर। जो मैंने तभी भी आपको कहा था, लास्ट टाइम भी, लास्ट लेक्चर के अंदर भी हमारी इसी के अराउंड बात हुई थी। ये थोड़ा सा क्रेडिट स्कोरिंग सिस्टम का पार्ट देखने को मिलता है। आइडेंटिफाई थेफ्ट कैन कॉज विच प्रॉब्लम इन क्रेडिट स्कोरिंग? के सो आइडेंटिटी थेफ्ट जो होता है कि वो इंक्रीज डिफॉल्ट्स इन रिपोर्ट के, सॉरी इनकरेक्ट डिफॉल्ट्स इन रिपोर्ट्स, क्योंकि फ्रॉडुलेंट यूज हुआ है पर्सनल डिटेल्स का और उससे फॉल्स डिफॉल्ट एंट्रीज होगी और जो आपके जेन्युइन बोरोवर्स के लिए काफी डेंजरस बन जाएगा। विच इज वन ऑफ द एडवांटेज ऑफ हाई क्रेडिट स्कोर? हाई क्रेडिट स्कोर का सबसे ज्यादा एडवांटेज क्या बनेगा? फास्टर प्रोसेसिंग एंड बेटर रेट्स। के आपको काफी अच्छा इंटरेस्ट रेट भी मिल जाएगा और प्रोसेसिंग भी जो है वो आपकी काफी फास्ट, काफी अच्छे तरीके से हो जाएगी। तो वही एक एडवांटेज यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो यस, बी इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन लीड टू अ निगेटिव क्रेडिट स्कोर? कौन सी चीज निगेटिव क्रेडिट स्कोर को लीड कर सकती है? सो ए, डिफॉल्टिंग अ गारंटर। ये गारंटर डिफॉल्टिंग अगर होगा तो निगेटिव क्रेडिट स्कोर की तरफ आप जा सकते हो। इवन गारंटर्स आर लायबल फॉर डिफॉल्ट्स एंड सच केसेस रिफ्लेक्ट्स इन देयर रिपोर्ट। What does RBI require CIC to include credit information reports? What does RBI require CIC? So हमने इसके ऊपर बात की थी, complete borrowers credit data across all the modules. Okay, so RBI guideline mandate करती है कि comprehensive information from all credit institutions, consumers and commercial ensuring full borrower profile. Yes, answer of this question is B. विच ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट्स फाइनेंशियल डिसिप्लिन इन अ क्रेडिट रिपोर्ट? क्रेडिट रिपोर्ट में फाइनेंशियल डिसिप्लिन क्या या कौन सी चीज शो करेगी? फ्रीक्वेंट लोन एप्लीकेशंस, टाइमली रीपेमेंट, स्टेबल क्रेडिट, मल्टीपल डिफॉल्ट्स विद एक्सप्लेनेशंस एंड एब्सेंस ऑफ क्रेडिट हिस्ट्री। सो यस, आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी। बी यहाँ पे आपका आंसर बनेगा, टाइमली रीपेमेंट एंड स्टेबल क्रेडिट यूसेज। सो बी इज द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। What does the term FOIR primarily assess? के FOIR ये primarily क्या assess करेगा? ये क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने है, ध्यान रखिएगा। ओके, इसके अराउंड क्वेश्चन चांसेस बहुत ज्यादा है। FOIR फिक्स्ड ऑब्लिगेशन टू इनकम रेशो।
ओके, सो बोरोवर्स रीपेमेंट कैपेसिटी क्या है, ये फिक्स ऑब्लिगेशन टू इनकम रेशियो FOIR से पता चलेगा। तो यस, बी इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। A borrower with excessive unsecured credit and frequent loan rejections is likely to experience के with excessive unsecured credit है and frequent loan rejection है, तो उसको likely क्या, so decline in credit score. Okay, so over dependence on unsecured loans, frequent rejections and red flags that reduces the credit score, उसे credit score automatically आपका कम हो जाएगा। What does a low loan to value ratio indicates to the lender? Loan to value ratio अगर आपका लो है तो उससे क्या इंडिकेट होता है, तो उससे लोअर रिस्क हायर बोरोवर इक्विटी के, रिस्क कम है एंड बोरोवर इक्विटी हायर है आपकी, तो लोन टू वैल्यू रेशियो इससे पता चल जाता है। Which of the following steps occurs first in the loan approval process? लोन अप्रूवल प्रोसेस में सबसे पहली स्टेप यहाँ पे क्या देखने को मिलेगी, तो application, collections and eligibility assessment. So B is the answer of this question. Okay, the process starts with the collecting applications, verifying eligibility and conducting KYC before the due diligence and appraisal. So yes, answer of this question is B. Which of the following is not a part of due diligence in retail loan? Retail loan में ये due diligence का पार्ट नहीं रहेगा। तो ऑब्वियसली हम यहाँ पे borrowers credit history के, so credit history verification is essential, okay, and ignoring it violates the risk management norm, okay, norm. So ये एक फैक्टर यहाँ पे के, तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा कि नॉट अ पार्ट ऑफ ड्यू डिलिजेंस इन द रिटेल लोन, सो क्रेडिट हिस्ट्री वेरिफिकेशन इज इसेंशियल, वो तो रहेगा। के सो इग्नोरिंग बोरोवर्स क्रेडिट हिस्ट्री इट वायलेट्स द रिस्क मैनेजमेंट नॉर्म्स, ये क्लियरली कांसेप्ट यहाँ पे है। तो क्वांटम ऑफ लोन डिपेंड्स मेनली ऑन, क्वांटम ऑफ लोन्स कितना अमाउंट का लोन है, इट इज मेनली डिपेंडिंग ऑन बोरोवर्स इनकम एंड प्रोडक्ट नॉर्म्स, सो बी इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। फॉर पर्सनल लोन्स बैंक्स यूजुअली लिमिट द लोन अमाउंट अबाउट के, लोन अमाउंट कितने टाइम्स तक रहेगा, 12 टाइम्स ऑफ मंथली इनकम। सो पर्सनल लोन के लिए कॉमनली कैप्ड ऑफ 10 to 12 टाइम्स ऑफ मंथली इनकम, यूजुअली इसको रख सकते EMI ऑब्लिगेशन के साथ। द रीपेमेंट पीरियड फॉर हाउसिंग लोन टिपिकली एक्सटेंड्स टू, रीपेमेंट पीरियड फॉर हाउसिंग लोन्स टिपिकली एक्सटेंड्स अप टू 30 years, 30 साल तक रह सकता है। सो डी इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। What does margin in a loan signify? लोन में मार्जिन का मतलब क्या होगा? Margin basically borrower contribution towards the asset value. So margin refers to the percentage of asset value financed by the borrower, ensuring the shared risk. So penalties for repayment, prepayment for retail loans must be, penalties for prepayment for retail loans के, जो आपके लोन्स है उसका अगर आप प्रीपेमेंट करते हो तो उसके लिए पेनल्टीज शुड बी ट्रांसपेरेंट एंड डिस्क्लोज्ड। आरबीआई का मैंडेट है, अगर आप ट्रांसपेरेंट नहीं रखोगे तो आरबीआई आपके ऊपर एक्शन लेती है, और आरबीआई ने एक लिमिट भी मेंशन की हुई है कि इसी लिमिट के अंदर आपको ये मेंशन करना पड़ेगा। सो यस, बी इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज अ सिक्योर्ड लोन? सिक्योर्ड लोन एग्जैक्टली क्या होता है, ये पॉइंटर आपके सामने है। सो अ लोन बैक्ड बाय एन एसेट और सिक्योरिटी इज कॉल्ड एज अ सिक्योर्ड लोन, से हम सिक्योर्ड लोन यूजुअली करते हैं, तो बी इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। In Maslow's framework, housing loan fulfills which need? Maslow के physiological needs, social needs, esteem, self actualization, इसकी हमने बात की थी। तो मैस्लो के फ्रेमवर्क के हिसाब से हाउसिंग लोन जो है वो आपका फिजियोलॉजिकल मींस बेसिक शेल्टर इज अ बेसिक थिंग, उसे पूरा करने के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। फिक्स्ड डिपॉजिट प्रोडक्ट्स प्राइमरीली सेटिस्फाई विच कैटेगरी ऑफ द नीड्स? अगेन मैस्लो की बात करेंगे तो मैस्लो के उस पर्टिकुलर पिरामिड के हिसाब से फिक्स्ड डिपॉजिट कौन सी नीड्स को पूरा कर सकता है, तो यहाँ पे सिक्योरिटी एंड सेफ्टी जो सेकंड नंबर पे आता है उसकी यहाँ पे बेसिकली बात की जाएगी। इंश्योरेंस एंड टैक्स सेविंग प्रोडक्ट्स फॉल अंडर विच मैस्लो नीड्स? इंश्योरेंस एंड टैक्स सेविंग प्रोडक्ट्स कहां पे आएगा, तो ये आपका सेफ्टी एंड सिक्योरिटी अगेन उसी का पार्ट बन जाता है, क्योंकि आप सेविंग प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हो, आप आपके फ्यूचर को थोड़ा सा सिक्योर करने की बात करें, तो बी इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। पर्सनल एंड कंज्यूमर लोन्स कैटर, पर्सनल कंज्यूमर लोन्स आपके सोशल नीड्स, क्योंकि आप पर्सनल लोन, कंज्यूमर लोन मींस आप कार खरीद रहे हो, आप कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट खरीद रहे हो, तो आपके सोशल नीड्स को फुलफिल करने के लिए, क्योंकि वो बाकी दो नीड्स के तो बाहर ऑटोमेटिकली चला ही जाएगा। स्पेशल टर्म डिपॉजिट प्रोडक्ट्स एंड प्रीमियम इंश्योरेंस कैटर के, स्पेशल टर्म डिपॉजिट प्रोडक्ट जो इंश्योरेंस के अंदर आएगा, और प्रीमियम इंश्योरेंस किस चीज को कैटर करेगा? एस्टीम, क्योंकि आप अपने अचीवमेंट्स, अपने फुलफिलिंग रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से इसे कर रहे हो, तो ये प्रीमियम है। बेसिक तो आपको वैसे ही मिल जाएगा, पर आप प्रीमियम और स्पेशल में जा रहे हो, तो ये आपके एस्टीम की बात करेगा।
रिटायरमेंट एंड पेंशन प्लान्स एड्रेस, रिटायरमेंट और पेंशन प्लान किस चीज को एड्रेस करेंगे? तो रिटायरमेंट एंड पेंशन प्लान सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स को कैटर करेंगे. सी इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. सो रिटायरमेंट एंड पेंशन प्लान्स आर गोइंग टू एड्रेस सेल्फ actualization needs. C is the answer of this question. The introduction stage of product life cycle is marked by, introduction stage of product life cycle ये क्या मार्क करेगा? तो आंसर इज लो सेल एंड हाई कॉस्ट. के इंट्रोडक्शन स्टेज तो लो सेल रहेगी आपकी के, पर कॉस्ट यहाँ पे हाई हो सकती है, तो धीरे धीरे आपको साइकिल चेंज करनी पड़ेगी. एट विच स्टेज डू प्रोडक्ट्स यूजुअली ब्रेक इवन? ब्रेक इवन पे कब आएगा? मींस जितना पैसा आपने लगाया उतना आपका निकल चुका है, इसके बाद सारी जो चीजें होगी वो प्रॉफिट के एंगल में होगी. तो ग्रोथ की बात करते हैं. जब आप ग्रोथ लेवल पे पहुंचोगे के मैच्योरिटी लेवल पे तक आप प्रॉफिटेबिलिटी में आ जाओगे. कि डिक्लाइन लेवल मींस अभी आपका सेल कम होने लगा है, पर जब ग्रोथ लेवल पे होते हैं तो ब्रेक इवन पॉइंट मींस जितना पैसा लगाया उतना आपका ऑलरेडी निकल जाएगा. ड्यूरिंग मैच्योरिटी स्टेज बैंक्स फोकस मेनली ऑन, मैच्योरिटी स्टेज में बैंक्स मोस्टली किस चीज के ऊपर फोकस करेगी? सो आंसर इज प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन एंड रिटेंशन. कि जो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन रिटेंशन होगा इस मैच्योरिटी स्टेज पे यूजुअली वहां पे फोकस किया जाएगा. सो बी इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. When sales stagnate due to competition, the product is in. कि आपका सेल अगर स्टैग्नेंट हो गया कंपटीशन की वजह से, तो आपका प्रोडक्ट किस स्टेज पे? तो वो आपके सैचुरेशन स्टेज पे आ जाएगा. स्टेनलेसनेस की हम बात यहां पे करते हैं कि इट इज नाउ कंप्लीटली ऑन द मैच्योरिटी स्टेज. सैचुरेशन हो चुकी है, अब आप इसके बाहर बेच नहीं पाओगे. What should banks do during the saturation stage? Saturation stage के टाइम पे बैंक्स ने क्या करना चाहिए? क्योंकि प्रोडक्ट अभी सेल नहीं हो रहा है, तो what they can do, वो क्या कर सकते हैं? तो इंट्रोड्यूस वैल्यू एडिशंस टू द रिपोजिशन. अब उसमें आप रिपोजिशनिंग कीजिए, उसमें कुछ वैल्यू एडिशंस ऐड कीजिए और वापस एक बार उसको रीलॉन्च करने की कोशिश कीजिए. सो बी इज द आंसर. इन डिक्लाइन स्टेज वन वायबल स्ट्रेटेजी इज, डिक्लाइन स्टेज में वायबल स्ट्रेटेजी आपके लिए क्या बन सकती है? तो डिक्लाइन स्टेज की वायबल स्ट्रेटेजी आपके लिए रहेगी प्रोडक्ट रिपोजिशनिंग एंड डिसकंटिन्यूएशन. क्योंकि अभी डिक्लाइन स्टेज है, तो आप एक तो रिपोजिशनिंग कर सकते हो, जैसे मैंने कहा था कि सैचुरेशन पे आप कर रहे हो, नहीं तो आप उसको डिसकंटिन्यू कर दीजिए, क्योंकि लॉसेस से आप बच सकते हो. प्रोटोटाइप इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, प्रोटोटाइप इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, इसे हम लोग क्या कहेंगे? तो टेस्ट मॉडल यूज्ड टू इवैल्यूएट द फिजिबिलिटी. So B is the answer of this question. What is the last step in product development? Product development की last stage आपकी क्या रहेगी? तो यहाँ पे आपका आंसर है commercialization. So B is the answer of this question. The last step of product development. What ensure authenticity during the due diligence? Due diligence में authenticity क्या ensure या ensure authenticity किसके भरोसे ensure होगी? तो cross checking, KYC, income and property details. So B is the answer of this question. Which of the following is a non-individual retail banking customer? Non-individual retail banking customer. Which of the following is? So answer is partnership firm. Obviously partnership firm है, retail banking customer तो वही भी नहीं आएगा के, और individual basis पे तो काम वैसे भी नहीं हो रहा है. The main aim of KYC verification is to, जो RBI ने मैंडेट करके रखा हुआ है, फाइनेंशियल क्राइम्स को प्रिवेंट करना है, आइडेंटिटी इंश्योर करनी है, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के हिसाब से यहाँ पे काम करना है. फॉयर के ऊपर हमारा कल भी बात हुई थी, कल भी हमने फॉयर के अराउंड आपके साथ डिस्कशन किया था, तो वही पॉइंटर यहाँ पे आपके सामने मेंशन किया गया है. सो लेट्स सी कितने लोग इसका आंसर करते हैं. यस गाइस, सो आंसर दिस क्वेश्चन. आंसर इज रिटेल एंड पर्सनल लोन्स की बात करते हैं. फिक्स ऑब्लिगेशंस टू इनकम रेशियो की हम बात कर रहे थे, तो यस, प्राइमरली अप्लाइड टू पर्सनल हाउसिंग लोन्स टू गॉज द रीपेमेंट फिजिबिलिटी. रीपेमेंट फिजिबिलिटी को चेक करने के लिए कि जो फिक्स ऑब्लिगेशंस होंगे टू इनकम रेशियो, तो आपका जो इनकम आ रहा है उसके हिसाब से फिक्स ऑब्लिगेशन और क्या क्या आपके पास है वो चेक करेंगे, उसके हिसाब से फिर लोन दे सकते हैं. द टर्म कस्टमर डिलाइट इंप्लाइज, कस्टमर डिलाइट ये टर्म क्या इंप्लाई करती है? के सो कस्टमर डिलाइट के ऊपर भी हमारी बात हो चुकी है ऑलरेडी. एक्सीडिंग द एक्सपेक्टेशंस, आपके एक्सपेक्टेशन से अगर आगे जाके आपको कुछ बेनिफिट मिल रहा है तो कस्टमर डिलाइट के अंदर ये आ जाएगा. तो पहला एमसीक्यू आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा. विच ऑफ द फॉलोइंग ड्राइव्स कस्टमर सेटिस्फैक्शन? इसमें से कौन सी चीज है जो कस्टमर सेटिस्फैक्शन को ड्राइव करती है? अ प्रॉपर सर्विस डिलीवरी, मैचिंग एक्सपेक्टेशंस ओवर promising but over promising but under delivering, ignoring feedback, complex complaint redressal. So which thing? Of course answer of this question is A. यहाँ पे आपका आंसर होगा proper service delivery matching the expectations. So A यहाँ पे आपका आंसर बनता है. Which concept explains the progressive nature of human motivation used in banking? Okay, so which concept explains the
प्रोग्रेसिव नेचर ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन, इसकी यहाँ पे बात हो रही है। सो यस, आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स। मैस्लो की हायरार्की की नीड्स के ऊपर हमारी पहले भी बात हुई है, काफी डिटेल में हमने डिस्कशन किया था। तो यस, आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी, यहाँ पे आपका आंसर होगा। विच नीड इज सेटिस्फाइड बाय प्रोफेशनल डेवलपमेंट लोन्स? प्रोफेशनल डेवलपमेंट लोन्स में कौन सी नीड सेटिस्फाई होगी? मैस्लो। मैस्लो के इस पिरामिड के हिसाब से अगर बात की जाए तो जी हाँ, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, क्योंकि आप खुद के भरोसे, खुद के लेवल पे आप अपना डेवलपमेंट करना चाहते हो, आप स्किल एनहांस करना चाहते हो, तो ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन डी वाले सेक्शन के अंदर आएगा। ऑफरिंग रिटेल गोल्ड कॉइन्स कैटर्स टू विच नीड कैटेगरी? रिटेल गोल्ड कॉइन्स कैटर्स टू विच नीड कैटेगरी, यहाँ की बात की जा रही है। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी। बी यहाँ पे आपका आंसर बनेगा। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की यहाँ पे बात की जाएगी, तो ये कंसेप्ट यहाँ पे है। कंसेप्ट अनमेट नीड्स मोटिवेट बिहेवियर बिलोंग्स टू। अनमेट नीड्स, जो आपकी नीड्स पूरी नहीं हुई, वो आपको मोटिवेट करेगा, वो आपको, तो यस, यहाँ पे हम बात करते हैं अगेन मैस्लोज मोटिवेशन थ्योरी की ही बात होगी कि जो आपकी नीड्स पूरी नहीं हुई उसके हिसाब से आप चीजों के ऊपर फोकस करते हो। तो यस, बी इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। व्हाट टाइप ऑफ लोन इंश्योर्स इनकम सपोर्ट इन केस ऑफ एन एक्सीडेंट? के अगर एक्सीडेंट होता है तो यहाँ पे ऑब्वियसली आपको पर्सनल एक्सीडेंट कवर प्रोवाइड किया जाएगा, उसके लिए लोन फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो यस, आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी। बी यहाँ पे आपका आंसर बनेगा। When customer expectations are not met, the result is, okay, obviously answer is हम dissatisfaction की बात करते हैं। C is the answer of this question, उसे dissatisfaction ही हम लोग कहेंगे। What does loan to value ratio represents? Loan to value ratio is a very very important factor. Loan to value ratio के हिसाब से ही आपको लोन देना पड़ेगा कि जो आपकी वैल्यू है, आप जो एसेट की कॉस्ट है आपकी के, सो लोन टू वैल्यू रेशियो इज लोन अमाउंट डिवाइडेड बाय अप्रेजल प्रॉपर्टी वैल्यू माइनस की रिस्क पैरामीटर्स ऑफ द लेंडर्स। सो गोल्ड लोन रहे या फिर कोई भी सिक्योर्ड एसेट हो, सिक्योर्ड एसेट के लिए इसी के एंगल में लोन प्रोवाइड करने की कोशिश हम लोग यूजुअली करते हैं। हायर एलटीवी रेशियो इंप्लाइज, हायर एलटीवी रेशियो क्या इंप्लाई करता है? बोरोवर हैज लोअर इक्विटी हायर रिस्क। बोरोवर के पास लोअर इक्विटी है और हायर रिस्क यहाँ पे मानी जाएगी अगर एलटीवी रेशियो आपका कम है। उस एंगल में एलटीवी रेशियो ज्यादा होगा तो इट इज ऑलवेज बेनिफिशियल, ऑलवेज बेटर फॉर द बोरोवर, उनके लिए हमेशा बेटर रहेगा। विच रेगुलेटरी एक्ट रिक्वायर्स प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन फ्रॉम हाउसिंग लोन? कौन सा रेगुलेटरी एक्ट है? सो रेरा, ये रियल इस्टेट हमारे पास एक्ट है, रेगुलेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट। सो रियल इस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट जो हमारे पास है, उसी एक्ट के तहत रेरा, सो रेरा स्टेट एंगल में भी वॉच रखा जाएगा, सेंट्रल एंगल में भी वॉच रखा जाएगा हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के लिए। तो हाउसिंग प्रोजेक्ट्स की क्रेडिबिलिटी, रिलायबिलिटी चेक करने के लिए ये बड़ा मेजर फैक्टर बनता है। एजुकेशन लोन ऑथेंटिसिटी इज वेरीफाइड बाय, एजुकेशन लोन की ऑथेंटिसिटी कौन वेरीफाइड कर रहा है? चेकिंग इनवॉइसेस एंड एडमिशन लेटर्स। एडमिशन लेटर्स, जो भी आपने फीस भरी है उसकी इनवॉइसेस, जो भी आपके बाकी खर्चे होंगे उसके इनवॉइसेस के हिसाब से इसकी ऑथेंटिसिटी वेरीफाई की जाती है। प्री अप्रूव्ड प्रॉपर्टी इंप्लाइज, प्री अप्रूव्ड प्रॉपर्टी क्या इंप्लाई करती है? इसका मतलब है कि प्रॉपर्टी ऑलरेडी इवैल्यूएटेड एंड वेरीफाइड बाय द बैंक्स, बैंक्स ने ऑलरेडी उसको, सो कई बार होता है ना कि आप जब घर खरीदने जाते हो या कहीं बड़े सोसाइटी को देखने जाते हो तो वहां पे प्री अप्रूव्ड प्रॉपर्टी होता है, मींस बैंक ने ऑलरेडी इसे अप्रूव कर दिया, ऑलरेडी बैंक ने इसे इवैल्यूएट कर दिया। अब डायरेक्टली आप डॉक्यूमेंट सबमिट करके यहाँ से लोन उठा सकते हो, तो उनको अलग से वेरिफिकेशन करने की जरूरत नहीं होती है। सिबिल स्कोर अबाउ 700, हमने इसके ऊपर बात भी की थी उस दिन कि सिबिल स्कोर अगर, तो लो क्रेडिट रिस्क एंड बेटर एलिजिबिलिटी, अगर आपका 700-900 के बीच में अगर आ रहा है तो बहुत जल्दी से, बहुत आराम से यहाँ पे लोन अवेलेबल हो जाते हैं। सो बी इज द आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग अफेक्ट्स क्रेडिट स्कोर निगेटिवली? क्रेडिट स्कोर्स को निगेटिवली कौन इंपैक्ट करेगा? तो क्रेडिट कार्ड डिफॉल्ट। सो क्रेडिट कार्ड डिफॉल्ट जो है वो क्रेडिट स्कोर को निगेटिवली इंपैक्ट करेगा। तो बी इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। विच एक्टिविटी इंप्रूव्स क्रेडिट प्रोफाइल? कौन सी एक्टिविटी क्रेडिट प्रोफाइल को इंप्रूव करती है? पेइंग ईएमआई ऑन टाइम, कि अगर आप ईएमआई टाइम पे पे कर रहे हो तो आपका क्रेडिट प्रोफाइल ऑटोमेटिकली यहाँ पे इंप्रूव होगा। विच स्टेज फोकसेस ऑन बिल्डिंग प्रोडक्ट अवेयरनेस? के प्रोडक्ट अवेयरनेस अगेन इंट्रोडक्शन के, सो प्रोडक्ट अवेयरनेस इंट्रोडक्शन लेवल पे आएगा के, ग्रोथ लेवल पे ऑब्वियसली आपका इनकम बढ़ेगा, मैच्योरिटी लेवल के बाद फिर डिक्लाइन लेवल आएगी, तो इंट्रोडक्शन इज अ मेजर फैक्टर। विच ऑफ दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ग्रोथ स्टेज? ग्रोथ स्टेज का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? ये सवाल यहाँ पे आपके सामने है। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज राइजिंग सेल्स एंड कॉम्पिटिशन। बी इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, सेल्स एंड कॉम्पिटिशन के। तो ये आपका है मैच्योरिटी स्टेज ऑफ अ बैंकिंग प्रोडक्ट लाइफ साइकिल फीचर्स के। अब यहाँ पे आएगा
पीक पॉपुलैरिटी एंड इंटेंस कंपटीशन, क्योंकि आप मैच्योरिटी स्टेज पे आ गए तो पॉपुलैरिटी पीक पे रहेगी और साथ में कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा होगी। फिर उसके बाद आपका डिक्लाइन स्टेज जो है वो स्टार्ट हो जाता है। डेट टू इनकम रेशियो मेजर्स, डेट टू इनकम रेशियो मीन्स आपके पास कितना इनकम है और वो आप डेट रीपे पे करने के लिए कितना यूज़ करते हो, मीन्स व्हाट आर द इनकम यू हैव और उसको लोन पे करने के लिए आप कितना यूज़ कर रहे हो, ये आपका डेट टू इनकम रेशियो है, जिसकी मेजरमेंट यहाँ पे की जाती है। The main objective of customer relationship management in retail banking is CRM, customer relationship management का मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है, इसके ऊपर हमारी लास्ट टाइम भी बात हुई थी, टू एनहांस कस्टमर लॉयल्टी एंड रिटेंशन। तो ये हो गए टोटल हमारे 100 एमसीक्यूज, 100 एमसीक्यूज जो हमने इसके एंगल में डिस्कस किए। यहाँ पे आपको हमारा पीडीएफ मिल जाएगा। दैट्स इट गाइज। नेक्स्ट वीक से हम मॉड्यूल सी की शुरुआत करेंगे और मॉड्यूल सी के अंदर हम और 100 एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। बाय बाय, टेक केयर।